everyone, welcome back to our channel. This side Sakshi Thakur. Today we will discuss about class 12 economics chapter, Indian economy on the eve of independence. What do you mean by eve? Eve means a day before. अब किसका डे बिफोर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, आज़ाद होने से पहले इंडियन इकोनॉमी जानते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट कि हमारा जब इंडिया आज़ाद होने वाला था किससे, ब्रिटिश से, तो वहाँ पर क्या चलता था, ब्रिटिश रूल चलता था। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ब्रिटिश रूल क्यों आई और कब आई। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल आई हमारी 1757 पे बैटल ऑफ प्लासी के टाइम। ठीक है, जो ब्रिटिश थे वो क्यों आए हमारी इंडिया में, पैसे कमाने के लिए, टू मेक मनी। ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई जो इंडिया है वो लैंड रिच इन सोर्सेज है, जहाँ पर स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, वो उसको यूज़ करना चाहते थे फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। ठीक है, अब इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इट मीन्स that using labors, resources, raw materials, market for their own benefits। जो ब्रिटिश की मार्केट थी उसके बेनिफिट्स के लिए वो लेबर्स का यूज़ करते थे, रिसोर्सेज का यूज़ करते थे और रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते थे। और बिल्कुल भी कंसिडर, देखो विदाउट, क्या लिखा हुआ, विदाउट कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल। वो किसी भी टाइप का कोई भी कंसिडर नहीं करते थे इंडियन पीपल्स के इंटरेस्ट को। ठीक है, जो अब ब्रिटिश रूल के अंडर क्या हुआ, जो हमारी इंडिया थी वो क्या बन गई, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, मतलब वो किसके लिए सोर्स बनी रॉ मटेरियल की, ब्रिटिश के लिए। ब्रिटिश क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स लेते थे किससे, इंडिया से, और अपने मार्केट में मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स। क्या करते थे, अपने मार्केट में मैन्युफैक्चर करते थे गुड्स, जिसके कारण जो उनकी इंडस्ट्रियल जो एरिया था उनका, वो क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जो हमारी इंडिया थी वो एक फ्रीडल इकोनॉमी थी। उसने क्या किया, ब्रिटिश ने इंडिया को फ्रीडल इकोनॉमी से हटाने की कोशिश की, रिड्यूस करने की कोशिश की। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन ओन रैपिडली इंक्रीज और एक्सपेंड देयर मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। इसके कारण वो क्या करते थे, वो अपनी इंडस्ट्रियल जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस थी, मैन्युफैक्चर गुड्स इंक्रीज करते थे, एक्सपेंड करते थे, बढ़ाने की कोशिश करते थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें पता हो कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे कब आता है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं रहता कि भाई इंडिपेंडेंस डे कब है, रिपब्लिक डे कब है और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो भाई इंडिपेंडेंस डे कब आता है, ठीक है, अगर पता है तो फटाफट कमेंट करके बता दो कि मुझे पता चल जाएगा आपको पता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे कब आता है आपका, इंडिपेंडेंस डे आता है आपको अगस्त को। ठीक है, कितने अगस्त, 15 अगस्त, राइट, 15 अगस्त कब आता है, 1947। यही मेन चीज़ याद रखने की चीज़ है, ये तो सबको याद रहता है। 1947 पे आपका इंडिपेंडेंस डे आता है। और रिपब्लिक डे कब आता है आपका, 26 जनवरी को, 1950, 3 साल का डिफरेंस। ठीक है, 1950 को। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये भी सोचने वाली बात है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ बच्चों कि भाई जो इंडिपेंडेंस डे हम क्या पढ़ रहे हैं, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, मतलब इंडिपेंडेंस डे की पहले की बात, मतलब 15 अगस्त 1947 की, ये सब पहले की बात है। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुए थे हम, ठीक है, जब हम आज़ाद हुए थे तो हम पूरी तरीके के आज़ाद नहीं हुए थे। ठीक है, हम फाइनली आज़ाद हुए थे रिपब्लिक डे पे। कॉलोनियल रूल क्या है भाई, अब इसको इस तरीके से समझो कि आपकी ये एक कंट्री है इंडिया और आपकी ये दूसरी कंट्री है ब्रिटिश। ठीक है, आई लिख देते हैं हम ब्रिटेन, ब्रिटिश लोग। ठीक है, अब इंडिया और बी, आई एंड बी, ब्रिटेन है, ये 2 कंट्री है। ठीक है, अब ब्रिटिश वाले लोग ने हमारे ऊपर क्या किया था भाई, रूल किया था। ठीक है, वो ऑल डिसीजन लेते थे। ठीक है, ऑल डिसीजन लेते थे, किसके रिगार्डिंग डिसीजन लेते थे, इकोनॉमी के रिगार्डिंग डिसीजन लेते थे। तो आपके कॉलोनियल रूल का क्या मतलब है, ऐसी 2 कंट्री, ठीक है, जो एक कंट्री
किसी दूसरे कंट्री पे अच्छी तरीके से रूल कर रही हो, पूरे उसके इकोनॉमी के डिसीजन ले रही हो, उससे हम कॉलोनियल रूल कहते हैं। वन कंट्री रूल्ड टू अनदर कंट्री, ये याद रखना कि एक कंट्री रूल कर रही है अनदर कंट्री पे एंड टेक ऑल द डिसीजन, पूरे डिसीजन लेती है वो, ऑल याद रखना, डिसीजन मत लिखना सिर्फ, ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल रूल। भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलोनियल रूल और स्टैग्नेंट इकोनॉमी समझने के लिए। अगर आप ये दो अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको पूरी चैप्टर ही बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी की। अब स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या है? इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमी विच इज नॉट ग्रोइंग एट ऑल और वेरी लिटिल ग्रोथ। कहने का मतलब ये है कि ऐसी इकोनॉमी है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जिस पे बिल्कुल भी ग्रोथ मुमकिन नहीं है। जो जब हम ब्रिटिश रूल के अंदर थे तो हमारी इंडिया एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी पे आ गई थी, ठीक है। अब कैसे समझेंगे हम इसको? मान लीजिए ये इंडिया है, ये ब्रिटिश कंट्री है, ब्रिटेन कंट्री है, तो इंडिया किस लेवल पे थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी पे थी, बिल्कुल नॉट ग्रोइंग एट ऑल, बिल्कुल ग्रोथ नहीं, अगर हो रही थी तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ग्रोथ यहाँ पर हो रही थी। लेकिन जो ब्रिटिश की जो इकोनॉमी थी वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जा रही थी। Okay students, look here, colonial exploitations of the Indian economy under the British rule. British rule के अंदर जो हमारी colonial rule थी वो कैसे एक्सप्लोटेशन करती थी इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है। जब ब्रिटिश रूल था वो उन लोगों ने टारगेट किया पूरे ऑल द सेक्टर्स को। सेक्टर्स आपको पता ही है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। ये सभी सेक्टर्स को वो क्या करती थी? इंडिकेट करती थी, वो सभी टारगेट को एक्सप्लोटाइज करने की कोशिश करती थी। द इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, किसके थ्रू? ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। अब मेन जो हमारे चैप्टर्स में है वो ये 3 चीजें। फर्स्ट इज योर कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। फर्स्ट सेक्टर क्या बताया उसने? एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड इज योर इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर आप इस तरीके से लिख सकते हो बच्चों की कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। थर्ड इज योर इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड सेक्टर, ठीक है, जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जहाँ पर आप इसमें बेसिकली आप इंक्लूड कर सकते हो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ओके। तो ये 3 चीजें हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन सेक्टर और फॉरेन, ओके। क्लास हमने ये देखा था कि भाई यहाँ पर जो 3 सेक्टर्स थे वो ब्रिटिश रूल के थ्रू एक्सप्लोटाइज हो रहे थे, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट वन पढ़ेंगे कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी हम इसी को ही देखेंगे, ठीक है। तो कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को हम यहाँ पर लिख देते हैं 1A, ठीक है। 1A कॉलोनियल एक्सप्लोटेशंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। आप इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। ये जो कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन है, ठीक है, अंडर द ब्रिटिश रूल, वो किसका हो रहा था? एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके लैंड आएंगे, फार्मर्स आएंगे, ठीक है, ये सभी चीज़ें आएंगी। तो ये रेफर्स करता था आपका कि हाँ वो कैसे जो ब्रिटिश रूल्स थे वो किस तरीके से एडवांटेज लेते थे इंडियंस फार्मर्स रिसोर्सेज का और फार्मर्स का, किस चीज़ के लिए? अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला कि एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लोटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अब व्हाट इज द जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू? सबसे पहले जमींदार को समझो कि जमींदार होता क्या है, ठीक है। जमींदार आपका क्या होता है? मान लीजिए कि ये आपकी है, ये आपकी है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके, और ये आपके हैं इंडियंस फार्मर्स, ठीक है। अब इनके बीच में जो एक चीज जोड़े रखता है इन लोगों को, वो क्या है? वो है जमींदार्स। अब ये मत सोचना कि जमींदार कोई चीज है, जमींदार लोग ही हैं। आपने कितनी सारी मूवीज में देखा होगा पुरानी मूवीज में किस तरीके से जमींदार लैंड रेवेन्यू लेते थे, ठीक है।
फार्मर से, तो ये क्या करता है, इन दोनों बीच का एक लिंक है जमींदार, ठीक है। तो जमींदार समझ में आ गया। जमींदार वो लोग हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन फार्मर्स के बीच की एक कड़ी है। वो लैंड रेवेन्यू इंडियन पीपल से लेता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिख रखा है कि जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट वर्कड मिडल मैन। कौन है ये? बीच का आदमी, मिडल मैन, कॉल जमींदार। उसको क्या बोलते हैं? जमींदार बोलते हैं, लेकिन सिस्टम का नाम है जमींदारी सिस्टम, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड फार्मर के बीच में एक मिडल मैन है, बीच का इंसान है जो लैंड रेवेन्यू इधर से उधर देता था, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। आई मेक दिस चार्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन अ इजी वे, ठीक है। आप इसको पॉइंट्स के थ्रू भी लिख सकते हो, 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd, 4th एंड 5th, ओके। मिडल मैन जमींदार, तो याद रखना किसके बीच का? ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड फार्मर्स के बीच का। तो जो जमींदार थे उसे डिक्लेयर्ड कर दिया गया था ओनर ऑफ द सॉइल और लैंड का, ठीक है। कि जमींदार को डिक्लेयर कर दिया था कि वो मालिक है लैंड का और सॉइल का, ठीक है। फिर पे अ फिक्स्ड सम अमाउंट टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। अब क्या किया उसने? जमींदार को डिक्लेयर कर दिया था कि वो सॉइल का क्या है? राजा है, ओनर है, ठीक है। पे अ, वो क्या करते थे? पे करते थे फिक्स्ड अमाउंट, कोई भी फिक्स्ड अमाउंट, कोई भी ले लीजिए, कोई भी फिक्स्ड अमाउंट गवर्नमेंट से, ठीक है, एज अ वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश और as much as they could from the poor farmers और टेंडर्स, ठीक है। जमींदार लोग जो यहाँ पर थे वो बिल्कुल फ्री थे। यहाँ तो उनका फिक्स्ड अमाउंट था जो उनको गवर्नमेंट को देना था एज अ लैंड रेवेन्यू, लेकिन यहाँ पर क्या था, वो फार्मर्स से जितना मर्जी चाहे उतना लैंड रेवेन्यू ले लेते थे, ठीक है। जिससे किसको फ़ायदा हो? जमींदार्स को फ़ायदा हो। जितना वो चाहते थे उतना वो ले सकते थे, ठीक है। इसके कारण क्या होता था, जो फार्मर्स थे उनको मिनिमम अमाउंट मिलता था, मिनिमम कुछ अमाउंट मिलता था। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपका रिसोर्सेज हो सकता है, मनी हो सकता है, सरवाइव करने के लिए, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। मेहनत कौन करे? फार्मर्स। एग्रीकल्चर पे, खेती पे कौन पसीना बहाए? फार्मर्स। लेकिन बेनिफिट कौन ले जाता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट और जमींदार, ठीक है। जमींदार स्पेंड्स देयर रेवेन्यू इनकम ऑन देयर लग्जरीज ऑफ लाइफ। अब भाई जो भी लैंड रेवेन्यू से रेवेन्यू इनकम मिलता था, ठीक है, वो ज़मींदार क्या करता था? उसको खर्च कर देता था अपनी मौज मस्ती में, अपनी लग्जरीज लाइफ को जीने में, ठीक है। वो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता था किसी भी टाइप का डेवलपमेंट एग्रीकल्चर को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से लिंक है? जमींदार से सब लिंक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट और साथ साथ में कौन? फार्मर्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस तरीके से चार्ट से बना सकते हैं अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अपने पेपर में, या फिर आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। क्लास जितना भी आज हमने इस क्लास में पढ़ा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश कब आई, ब्रिटिश रूल क्या होता है, और ब्रिटिश रूल आने के कारण किस तरीके से हमारी पूरी जो सेक्टर्स थे उसको उन्होंने बर्बाद किया, एक्सप्लोटाइज किया, ठीक है। और ज़मींदार्स क्या होता है, ज़मींदार्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स क्या होता है, ठीक है। तो आज तो हमने सिर्फ पढ़ा कि कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रीज़न, कौन से ऐसे रीज़न थे जिसके कारण वो एक्सप्लोटाइज हो रहा था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। देन हम उसके बाद अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप कि इस तरीके से सीरीज़ वाइज पढ़ा के आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बुक्स में क्या है, एक साथ सब कुछ दे रखा है। मेरा मोटिव सिर्फ यहाँ पर ये है कि आपको ईजी वे में सब कुछ समझ में आ जाए। क्लास थोड़ी सी लेंदी हो सकती है एक्सप्लेनेशन के टाइम, लेकिन आई होप आपको इस सब से बेनिफिट मिले। प्लीज़ अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच मोर वीडियोस।